नमस्कार, मैं अमित कुमार। विधान और संविधान सीरीज में आइए हम लोग देखते हैं एक राजस्व अधिनियम, बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009। ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण और जनोपयोगी अधिनियम है। इसको हम कुल 3 एपिसोड में कवर करेंगे, जिसमें पहले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे अधिनियम, दूसरे में इससे संबंधित नियमावली और तीसरे एपिसोड में हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अधिनियम को उसके प्रियम्बल से। जब कभी भी हम कोई भी अधिनियम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हमको प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना देखना चाहिए। उससे लॉ मेकर के इंटेंशन का पता चलता है और उसके स्कोप का पता चलता है। इसलिए ये किसी भी अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है। आइए हम देखते हैं इसके प्रियम्बल में क्या लिखा गया है। बिहार राज्य में स्वत्वाधिकार अभिलेखों, चौहद्दी, राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों, रैयती भूमि के गैर कानूनी दखल तथा सार्वजनिक भूमि के आवंटियों की जबरन बेदखली से समस्याएं उद्भूत होती हैं और इससे सही आवंटी, बंदोबस्त धारियों, रैयतों या दखलकारों को अनावश्यक परेशानी होती है। रैयतों या आवंटियों की विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आवंटित लोक भूमि से संबंधित विवाद अनावश्यक रूप से व्यवहार न्यायालयों तथा माननीय उच्च न्यायालय का अधिकांश कार्य क्षेत्र आच्छादित कर रहे हैं और जिनका अन्यथा निराकरण राजस्व प्राधिकारियों जो क्षेत्रीय कार्यालयों में लगातार पदस्थापन तथा राजस्व प्रशासन में अपनी विशेषज्ञता की पृष्ठभूमि में के द्वारा किया जाना चाहिए था। बृहत्तर सार्वजनिक हित में आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे विवादों जो तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से हल न होने की स्थिति में बड़े उथल पुथल को जन्म देते हैं के निराकरण के लिए प्रभावशाली तथा द्रुतगामी संयंत्र का प्रावधान किया जाए। चूंकि विवादों की प्रकृति से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण में ऐसा पाया गया है कि वे ज्यादातर स्वत्वाधिकार अभिलेखों से संबद्ध मामलों, जमाबंदी के विभाजन, आवंटियों, रैयतों के जबरन बेदखली, सीमा विवादों इत्यादि से संबंधित हैं तथा इस प्रसंग में निम्नांकित अधिनियमों का प्रशासन समाविष्ट है। पहला, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम 1947, बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954, बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1961, बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956। चूंकि उपर्युक्त अधिनियमों के तहत विवादों के निराकरण के लिए विभिन्न मंच तथा प्रक्रियाएं उपबंधित की गई हैं तथा यह आवश्यक महसूस किया जा रहा है कि एक स्वरूप तथा सामान्य मंच, प्रक्रिया एवं संयंत्र का प्रावधान किया जाए जो विवादों के प्रभावशाली एवं द्रुत निराकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब ये तो लॉ मेकर्स ने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ ये हम लोग विस्तार में देखते हैं। आप देखेंगे इसको पढ़ने से प्रथम दृष्टया 2-3 बातें उभर के आ रही हैं। पहला, छोटे मोटे भूमि विवाद के मामलों से व्यवहार न्यायालय इवन की उच्च न्यायालय वहाँ बहुत सारे केस लंबित हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ समस्याएं आ रही हैं। जस्टिस न्याय के प्रशासन में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, वहाँ प्रक्रिया ज़्यादा जटिल होता है, लोगों को उसमें बहुत लोगों को परेशानी होती है। हर कोई उच्च न्यायालय में या सिविल कोर्ट में जो व्यय होता है वो वहन नहीं कर सकते हैं, तो उसका सरलीकरण और न्याय जो कि उसका एक अवधारणा है, सरल हो, एक्सेसिबल हो, मतलब सुलभ हो और सस्ता हो, तो उस नियत से इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। आप देखेंगे छोटा छोटा इशू को लेके विधि व्यवस्था की जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोग एक दूसरे के जान माल तक ले लेते हैं। तो ये ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न न हो, उसके निराकरण के लिए लॉ मेकर्स ने एग्जीक्यूटिव को एक बहुत ही अच्छा अधिनियम दिया, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव को यह पावर दिया, मतलब DCLR को इसमें पावर दिया गया है कि जो इसके सेक्शन 4 में
अंकित है, आगे हम लोग देखेंगे जो मामले उसमें अंकित हैं और जो इसमें शेड्यूल 1 में 6 अधिनियम दिए हैं उससे संबंधित जो मामले हैं उसको आप एग्जीक्यूटिव, जो राजस्व न्यायालय है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी होती है, वो उसको देख सकता है और उस पर जजमेंट दे सकता है जो बाध्यकारी होगा। अब आइए इसके एक एक सेक्शन पर हम लोग चलते हैं। किसी भी एक्ट में आप देखेंगे पहला सेक्शन, उसमें 2-3 बातें दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले उस एक्ट का क्या नाम है, उसके बाद उसका क्या विस्तार होगा, और तीसरी बात होती है कि ये कब से प्रवृत्त, मतलब लागू किस डेट से होगा, कब से होगा। तो इसमें दिया है यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 कहा जाएगा, पूरे बिहार में लागू होगा। और इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, इस अधिनियम के एडमिनिस्ट्रेशन पूरे बिहार में समरूप होगा, मतलब एक जैसा होगा। और तीसरा कि ये बिहार राजपत्र में यथा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा, मतलब गजट जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन से ये अधिनियम लागू होगा। दूसरा, अधिकांश आप अधिनियम देखेंगे तो दूसरा या कहीं कहीं किसी किसी अधिनियम में है तीसरा सेक्शन, वो डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्यों जरूरी है, जब कभी इसमें प्रयोग किए गए शब्दों का हमको देखना होगा कि क्या मायने हैं, तो हम इसी सेक्शन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इस सेक्शन में किसी भी शब्द का जो परिभाषा दिया है उस अधिनियम में वही मान्य होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है परिभाषा में। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सक्षम प्राधिकार से अभिप्रेत है उप समाहर्ता भूमि सुधार या DCLR के लोग नाम से ज़्यादातर जानते हैं, सामान्य बोलचाल में हम लोग DCLR या LRDC उनको बोलते हैं, या अन्य कोई पदाधिकारी जिसे अनुमंडल में उप समाहर्ता भूमि सुधार के कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व दिया गया हो, सक्षम प्राधिकार होगा। या तो स्वयं DCLR या DCLR के चार्ज में जो हो वो सक्षम प्राधिकार कहलाएगा। समाहर्ता से यहाँ अभिप्रेत है जिला के समाहर्ता, जिला समाहर्ता मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आयुक्त से मतलब प्रमंडलीय आयुक्त, भूमि से अभिप्रेत है सरकारी भूमि, रैयती भूमि, उस पर निर्मित संरचना, अधिहोतो, आवंटित भूमि या बंदोबस्त। इस तरीके से अलग अलग शब्द के इसमें इस अधिनियम के लिए परिभाषा दिए गए हैं, उसका यही माने होगा। अनुसूची 1 में शामिल संबंधित अधिनियमों में इन्हें दिया जाएगा। अब आइए सेक्शन 3, इसमें दिया है, ये अनुसूची 1 कहा जाएगा और इसमें 6 एक्ट का नाम देख रहे होंगे लिखा हुआ है, जिसमें पहला है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पायोनियर था कंट्री में, ये बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 लैंड रिफॉर्म के मामले में। उसके बाद एक जो बेसिक एक्ट है भूमि को रेगुलेट करने का, वह बिहार काश्तकारी अधिनियम। इसमें पहली बार टीनेंट्स को कुछ राइट्स प्रदान किए गए थे, कंट्री में किस तरीके से लैंड को रेगुलेट किया जाएगा। अंग्रेजों ने इस पर एक अधिनियम लाया था, बिहार काश्तकारी अधिनियम, वो है। फिर तीसरा है BPPST बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम। इसमें वास भूमि का बंदोबस्ती किया जाता है कुछ लोगों को, तो वो आपको जानना चाहिए। इसमें जितने भी अधिनियम दिए हैं ये इसका बैकग्राउंड है, मतलब इस एक्ट को अप्लाई करने के पहले हम सभी को इन अधिनियमों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। उसके बाद है बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954, जिसमें कि विनोबा भावे ने जो भूदान यज्ञ चलाया था, उसमें लोग जो दान देते थे, दान भूमि बंदोबस्त की जाती थी भूमिहीनों के बीच में, वो सारा चीज़ इसमें है। फिर बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण अधिशेष भूमि अर्जन सीलिंग एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, एक लिमिट सेट किया गया था, उससे अधिक किसी भी यूनिट के पास भूमि नहीं रहेगा, अगर उससे अधिक है तो उसका सरकार भू अर्जन कर लेती थी और जिनके पास नहीं है उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। वो सारे ये जो रेगुलेट जिस एक्ट से होता था वो है। फिर बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, ये कंसोलिडेशन से संबंधित
एक एक्ट था। इन सब में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में इसके अनंतर विहित प्रक्रिया उपर्युक्त अधिनियमों के तहत उठने वाले किसी विवाद के निराकरण में लागू होगी। चूंकि इस अधिनियम में ऐसे विवादों को समाहित किया गया है और उनके समाधान के लिए मंच, प्रक्रिया तथा संयंत्र का प्रावधान किया गया है। आशय क्या हुआ, इस अधिनियम में जो भी प्रक्रिया निर्धारित किया गया था या जो भी विवाद इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, वो सारे विवाद इसमें समाहित होंगे और इस अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और तौर तरीके से इसका क्रियान्वयन या एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब सबसे अहम जो है इस अधिनियम का वो है सेक्शन 4। अहम इसलिए है कि इसमें यह दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार कैसे कैसे मामले, किन किन मामलों को अपने न्यायालय में एडमिट कर सकते हैं। मतलब ये सेक्शन, इस अधिनियम का ये सेक्शन इस अधिनियम के स्कोप को बतलाता है। अगर इससे बियॉन्ड आप जाते हैं तो फिर क्या होगा, वो आपका एक्शन अल्ट्रा वायर होगा और उसकी कोई वैधानिकता नहीं होगी। अब इसमें सक्षम प्राधिकार को किसी आवेदन या शिकायत पर अथवा किसी विहित प्राधिकार या प्राधिकारी द्वारा संदर्भित आवेदन पर अधोलिखित प्रकार के विवादों से उद्भूत किसी मुद्दे की सुनवाई तथा न्याय निर्णय करने का क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार होगा। देखते हैं किस किस चीज का प्राधिकार होगा सक्षम प्राधिकार को। इस अधिनियम के अनुसूची 1 में शामिल, अनुसूची 1 में क्या शामिल था, वो 6 अधिनियम, बीटी एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, बीपीपीएसटी एक्ट, सो एंड सो फोर्थ में किसी अधिनियम के तहत किसी के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा बंदोबस्ती के दस्तावेज या पर्चा निर्गत के द्वारा बंदोबस्त या आवंटित किसी भूमि या उसके अंश से किसी बंदोबस्तधारी या आवंटी की अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली। मतलब सरकार ने किसी के साथ भूमि बंदोबस्त किया था, किसी ने उसको बेदखल कर दिया, इल्लीगल डिस्पोजेशन, मतलब उसको अधिकार नहीं था, वो गरीब कमजोर था, कोई वहाँ ऐसा व्यक्ति आया जो रिलेटिवली उसके तुलना में ज़्यादा दबंग हो या सक्षम हो और उसको बेदखल कर दे। तो ये ऐसे मामले हम लोगों को सुनना होगा या हम लोगों के न्यायालय में एडमिट किए जाएंगे। अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली के न्याय निर्णय के उपरांत विधितः सुयोग्य बंदोबस्तधारी या आवंटी के पक्ष में बंदोबस्त आवंटित भूमि का दखल पुनः स्थापित करना। एक तो डिस्पोजेशन था और एक कि उसको हमने बंदोबस्त कर दिया, उसका दखल नहीं है तो दखल दिलाना। तो पहला तो था कि हाँ बंदोबस्तधारी को डिस्पोजेस कर दिया है तो वो देखना है। दूसरा, हमने बंदोबस्त कर दिया, दखल नहीं दिला पाए तो दखल दिलाना है। तीसरा है किसी विधिता मतलब लॉफुली, ये हमको देखना है। लॉफुली सुयोग्य बंदोबस्तधारी आवंटी की आशंकित बेदखली, अगर ऐसा सस्पिशन है, आशंका है कि उसको बेदखल कर देगा तो वो मामले भी हम देखेंगे या डीसीएलआर साहब देखेंगे। अब ये क ख ग में जो परिस्थिति दी गई है वो 4 का घ कहता है कि वो तो बंदोबस्त के लिए था, ये रैयती भूमि के मामले में भी लागू होगा। मतलब किसी का जमीन था, कोई बेदखल कर दिया या उसके जमीन पर उसको दखल नहीं होने दे रहा है, किसी का लॉफुल जमीन है और उस पर दखल नहीं दे रहा है तो भी, या फिर आशंकित बेदखली है तो भी, रैयती के मामले में भी हम ये देख सकेंगे। ऐसा 4 घ कहना है। 5वां मतलब 4 अंग में है भूखंड का विभाजन, पार्टीशन से संबंधित मामले हम ले सकते हैं। मानचित्र, सर्वे मानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टि में संशोधन, किसी व्यक्ति के अधिकारों का प्रख्यापन, सीमा विवाद, अनधिकृत संरचना निर्माण, सक्षम प्राधिकार में न्यायिक विचाराधीनता के दौरान अंतरण, ये सारे मामले
DCLR का कोड देख सकता है। 4(2) में आइए, सक्षम प्राधिकार को अनुसूची 1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत अंतिम रूप से समाप्त एवं न्याय निर्णीत कार्रवाई के पुनर्विलोकन या फिर से प्रारंभ करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकार अपने सामने लाए गए विवादों के निराकरण के लिए इस अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल अधिनियमों में अंतिम आदेश पारित करने में सक्षम प्राधिकारों द्वारा पारित आदेश के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। मीनिंग क्या है इसका? जो ऊपर 6 अधिनियम दिए गए थे, मान लीजिए सीलिंग एक्ट में किसी का भूमि अर्जित हो गया, फाइनली कंक्लूडेड है, अब आप वो री ओपन नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई इसका गलत हो गया था। फाइनली एडजुडिकेटेड केस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, मतलब सक्षम प्राधिकार या DCLR साहब को नहीं देखना है 4(2) के अनुसार। 4(3) में आते हैं, इसमें क्या है? सक्षम प्राधिकार को आवंटी, बंदोबस्तधारी या किसी रैयत के किन्हीं नए अधिकारों जो अब तक निर्धारित नहीं हुए हैं तथा जिन्हें अनुसूची 1 में शामिल किसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित होना आवश्यक होता है का न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा। किसी बंदोबस्तधारी या रैयत के किन्हीं नए अधिकारों जो अब तक निर्धारित नहीं हुआ है तथा जिन्हें अनुसूची 1 में शामिल किसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित होना आवश्यक होता है का न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु जहां आवंटी, बंदोबस्तधारी या रैयत के अधिकार अनुसूची 1 में शामिल अधिनियमों में किसी में पूर्व से निर्धारित है, सक्षम प्राधिकार को उपधारा 1 में उल्लिखित मामलों से संबंधित वादों को सुनने का क्षेत्राधिकार होगा। मतलब क्या हुआ? जहां नहीं हुआ है अधिकार का निर्धारण, वो तो आप नहीं करेंगे, लेकिन निर्धारित था और तब उसको डिस्पोजेज कर दिया या सस्पिशियस डिस्पोजेशन है या दखल नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग उसको देख सकते हैं। अब आते हैं 4(4) में, यथा उपयुक्त उपधारा 2 तथा 3 में किसी बात के होते हुए भी यदि अनुसूची 1 में शामिल अधिनियमों में से किसी में आवंटी, बंदोबस्तधारी या रैयत के अधिकारों के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा दावा किए गए अधिकार को अब भी निर्धारित किया जाना है, सक्षम प्राधिकार ऐसे अधिकार को अंतिम रूप से निर्धारित कर देगा। इसका क्या तात्पर्य है? उपर्युक्त धारा 2 और 3 में किसी बात के होते हुए ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये सेक्शन जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है इस एक्ट को। इसमें कहता है कि अनुसूची 1 में शामिल अधिनियमों में से किसी में आवंटी या बंदोबस्तधारी या रैयत के अधिकारों का निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा दावा किए गए अधिकार को अब भी निर्धारित किया जाना है, सक्षम प्राधिकार ऐसे अधिकार को अंतिम रूप से निर्धारित कर देगा। मतलब पहले से कोई प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन अधिकार को निर्धारित किया जाना है, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब DCLR साहब अधिकार निर्धारित करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि 4(6) में दिया था व्यक्ति के अधिकारों का प्रख्यापन, तो किस तरह के अधिकार का प्रख्यापन किया जाएगा इस अधिनियम के तहत, वो यहाँ आपको बताया जा रहा है। ये नहीं कि कुछ भी हम टाइटल वगैरह डिसाइड करने लग जाए, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ये स्पष्ट इसमें कॉम्प्लेक्स टाइटल के जो मामले होंगे वो सिविल कोर्ट में ही जाएंगे, ये सब गलती हम नहीं कर सकते हैं। एक्ट टाइटल डिसाइड करने का आपको पावर नहीं देता, वो सिविल कोर्ट का ही जुरिस्डिक्शन है। अब आइए 4(5) में आते हैं, जहां कहीं भी सक्षम प्राधिकार को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष दायर वाद में स्वतः न्याय निर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, वह कार्यवाही बंद कर देगा तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें स्पष्ट दे दिया जो अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स टाइटल इशू हो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं उसको एंटरटेन करेगा, वो सीधा व्यवहार न्यायालय में ही निर्धारण उसका होगा और जो कंसर्न पार्टी हैं, पक्षकार हैं, वो व्यवहार न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
अब इस सेक्शन 4 का क्या क्या मतलब था, तो इसमें आप देख लीजिए। इसको एक हमने बनाया है शॉर्ट में कि क्या क्या था, किस तरह के मामले हम देख सकते हैं। तो 4(1) में क ख ग घ करके कुछ सेक्शन दिए थे, उसका क्या मतलब है। तो ऑलआउटी एसेटली का अवैध बेदखली हम लोग को देखना है। बेदखली सिद्ध होने पर पोजेशन रिस्टोरेशन हम लोग देखेंगे। थ्रेटन डिस्पोजेशन वो हम देखेंगे। ये सारे ABC के मामले रैयती भूमि के मामले में भी लागू होंगे। पार्टीशन का मामला हो तो हम लोग देखेंगे। ROR मैप, सर्वे मैप में कुछ ऐसे त्रुटि हो तो वो देखेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, लेकिन वो मैंने बताया था कि हाँ किस किस तरह के राइट जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं एक्ट अधिनियम, उसमें कोई वैसा राइट जो होना चाहिए था डिक्लेयर नहीं हो पाया, तो वो हम लोग देखते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट, अनऑथराइज स्ट्रक्चर और वाद लंबित रहते हुए ट्रांसफर का विवाद वगैरह हो, तो ये सब शॉर्ट में ये मैंने बनाया है। 4(2) कह रहा था कि फाइनली कंक्लूडेड मैटर को रिव्यू या रीओपन करने का पावर सक्षम प्राधिकार को नहीं है। फ्रेश राइट तय करने का सामान्यतः अधिकार नहीं है, लेकिन वो अनुसूची 1 में जो कह रहा है कि हाँ होना चाहिए था नहीं किया है, तो वैसे मामले आप देख सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं। और 5वां स्पष्ट, इसमें है कॉम्प्लेक्स टाइटल क्वेश्चन हो तो उसमें प्रोसीडिंग क्लोज करना है और उस पार्टी को सिविल कोर्ट जाने का सुझाव हम लोगों को देना है। इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग आदेश लिखते समय ये मेंटेनेबल है कि नहीं, जो वाद पत्र समर्पित किया गया है वो वाकई में हमारे कोर्ट में चलने लायक है कि नहीं, हमारा मतलब DCLR कोर्ट का वो जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, वो ये सेक्शन 4 निर्धारित करता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि 4(1) में जितने भी पॉइंट्स दिए गए उस सूची में से ये जो वाद पत्र समर्पित किया गया वैसे मामले ही इसने दिए हैं या नहीं, राइट्स पहले से तय हैं या फ्रेश डिटर्मिनेशन है, और मामला कॉम्प्लेक्स टाइटल का तो नहीं है। ये एक तरीके से हमें ये बताता है कि हमारे कोर्ट DCLR कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है। आगे आइए सेक्शन 5 पर चलते हैं। ये कहता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी, तो किन मामलों में होंगी वो हम लोग अभी देखते हैं। निम्नलिखित मामलों में जांच कराने में सक्षम प्राधिकार को वही शक्तियां होंगी जो CPC 1908 के तहत किसी न्यायालय में विहित है। किन किन मामलों में है, तो शपथ पत्र के द्वारा साक्ष्य की प्रविष्टि, एविडेंस लेने के लिए, किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए सम्मन निर्गत करना, शपथ पर उसका परीक्षण करना, दस्तावेजों का उपस्थापन बाध्यकारी बनाना। अब ऐसे कोई ऐसा सुनने को आता है, कहता है DCLR साहब लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है CO, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो ये उस पर बाध्यकारी है। व्यय का आदेश पारित करना, मान लीजिए कोई डेट पे डेट ले रहा है तो आप कॉस्ट इम्पोज कर सकते हैं अनावश्यक, बिना कोई कारण के अगर वो एडजर्न करा रहा है तो आप उस पर कॉस्ट इम्पोज करा सकते हैं। किसी प्रतिवेदन की मांग करना, स्थानीय जांच का आदेश देना, स्थानीय जांच के लिए कमीशन निर्गत करना या साक्ष्यों के परीक्षण का आदेश देना। अब मान लीजिए आपने खुद जांच नहीं किया, एक कमीशन गठित कर दिया, तो वो सारे लीगली वैध होंगे। ऐसा नहीं कि हाँ आपने कोई एक कमेटी बना दी लॉयर्स की, वो कोई रिपोर्ट दिया तो उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि सब की काम आपको खुद ही करना है, आपको पावर दिया गया है। आप अपने मातहत जो भी CO हैं, या अगर ज़रूरत पड़ी कर्मचारी से ही हो सकता है तो उससे ही रिपोर्ट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि कमीशन गठित करना है, कमीशन गठित कर दीजिए। प्रॉपर प्रोसीजर का अनुपालन करते हुए अगर आप कमीशन गठित करते हैं तो वो जो रिपोर्ट देगा वो उसकी लीगल वैलिडिटी होगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं सेक्शन 6 पर।
इसमें कुछ नहीं, इसमें दिया है स्टेट एक नेसेसरी पार्टी होगा, अनिवार्य पक्षकार होगा। वैसे मामले जो बंदोबस्ती वाले थे जो सरकार करती, तो उसमें सरकार को नेसेसरी पार्टी बनाना है, जिसमें कोई भूमि या उसका अंश संबंधित हो और जिसमें वाद का एक पक्षकार अधिनियम धारा 2 के तहत एक आवंटी या बंदोबस्तधारी हो। मैंने बताया जिसमें आवंटी सेटली या अलॉटी हो, तो चूंकि ये राज्य के द्वारा दिया गया था, राज्य का भूमि था, तो इसलिए उसमें स्टेट एक नेसेसरी पार्टी होता है। सेक्शन 7 इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, ये है कि जितने भी इसमें प्रोसीडिंग होंगे वो समरी प्रोसीडिंग होंगे। समरी ट्रायल मतलब आप जैसे टाइटल सूट में बहुत लंबा एक जुडिशियल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना, उतना नहीं। लेकिन हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि बगैर आप एविडेंस के, बिना साक्ष्य के कुछ भी आप निर्णय ले लें। नो डाउट वो लॉ बेस्ड होने चाहिए, एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, पर ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेयर मिनिमम है उसको हमको फॉलो करते हुए उस पर निर्णय, एक रीजन्ड ऑर्डर हमको देना है। हम कोई भी निर्णय पे पहुँचें तो उसका लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी मन किया तो लिख दिए, उसका कुछ बेस होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए, सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। फिर सेक्शन 8 में प्रोटेक्शन दिया गया है, जो भी आप इसमें निर्णय लेते हैं अगर गुड फेथ में किया गया है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रोटेक्शन उसमें प्राप्त है। अब आते हैं सेक्शन 9 में। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 9 में। इस सेक्शन में ये देता है कि इसका सबसे पहले तो इसमें एक समय निर्धारित किया गया है कि BLDR के जितने भी वाद होंगे वो अधिकतम 3 माह के अंदर उसका अंतिम न्याय निर्णय सुनिश्चित किया जाना है। दूसरा, सक्षम प्राधिकार पक्षकारों को बिना समुचित कारण बताए स्थगन की अनुमति नहीं देगा। बार बार एडजर्न नहीं करना है, अगर एडजर्न होगा तो उसका कोई आधार होना चाहिए, वैध कारण होना चाहिए। और तीसरा है कि जो 3 माह का अवधि दिया गया है उसमें अगर उसका निष्पादन नहीं हुआ तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। अगेन सेक्शन 10 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें है कॉग्निजेंस एंड अबेटमेंट। इसमें ये बताता है कि शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 देखेंगे तो शेड्यूल 2 में ये दिया है कि ओरिजिनल कोर्ट DCLR का कोर्ट होगा और अपीलेट कोर्ट कमिश्नर सर का कोर्ट होगा। तो इसके अतिरिक्त कोई भी इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मतलब BLDR के तहत वाद प्रथम बार दायर होगा DCLR कोर्ट में और उसका अपील कमिश्नर सर के कोर्ट में होगा। वही इसमें दिया गया है कि अनुसूची 2 में उल्लिखित न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दायर किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा। पुनः अनुसूची 2 में उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही तथा उसमें उठाए गए मुद्दे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद के मुद्दों के समान हो उपसमित हो जाएगी। अगर इस न्यायालय में के अतिरिक्त, मतलब DCLR के न्यायालय के अतिरिक्त सिमिलर इशू पे सिमिलर नेचर का वाद कहीं अन्य जगह भी है तो बाकी जगह वो अबेट उपसमित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, DCLR के न्यायालय में चलेगा। ये बहुत बड़ा पावर DCLR न्यायालय को दिया गया है। सेक्शन 11 में रेफरेंस टू मैजिस्ट्रेट है कि अगर कहीं विधि व्यवस्था का कोई इशू उत्पन्न होने की संभावना है तो ऐसे में सक्षम प्राधिकार के समक्ष किसी कार्रवाई के दौरान यदि वो संतुष्ट है कि किसी पक्षकार ने कोई आपराधिक कृत्य किया है या शांति भंग होने की संभावना हो, वह उसे दंड CRPC के प्रावधानों के तहत निष्पादनार्थ सक्षम दंडाधिकारी, वो चाहे SDM साहब हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, के न्यायालय को संदर्भित रेफर कर सकता है अपने न्यायालय से। यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे, रेफर करेगा टू द एक्सटेंट विधि व्यवस्था शांति भंग होने का, ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भंग होने का
जहां सवाल है उस हद तक, ये नहीं कि केस को ही आप वहां रेफर कर दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में ये दिया गया है कि सुपरिटेंडेंस किसका होगा ओरिजिनल कोर्ट पे, तो ये बताया गया है कि कलेक्टर साहब का के सुपरिटेंडेंस में ये कोर्ट काम करेगा, हर 3 महीने पे उनको रिपोर्ट देना है। तो ये सब बेसिक प्रोसीजर है। सक्षम प्राधिकार के ऊपर अधीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए समाहर्ता की शक्ति। सक्षम प्राधिकार प्रत्येक 3 माह पर समाहर्ता को नियम में विहित आवधिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा, जिसमें उसके द्वारा निराकरण किए गए विवादों की सूचनाएं रहेंगी। समाहर्ता किसी सक्षम प्राधिकार से उसके समक्ष दायर वादों के अंतिम न्याय निर्णय के संबंध में समय समय पर प्रतिवेदन की मांग कर सकेगा और समाहर्ता सक्षम प्राधिकार के संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा समय समय पर करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा यदि समीक्षा से समाहर्ता संतुष्ट है कि वादों का बिना पर्याप्त कारण के त्वरित निष्पादन नहीं हो रहा है तो वह आवश्यक कार्य तत्काल मामले की सूचना सरकार को देंगे। अब आइए अगेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 13। इसमें प्रोसीजर दिया गया है, कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे फाइल किया जाएगा, कहाँ फाइल किया जाएगा, उसके साथ क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, ये सेक्शन 13 में मेंशन किया गया है। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो इसमें कहता है कोई व्यथित व्यक्ति सक्षम प्राधिकार जिसके क्षेत्राधिकार में विवादित भूमि या संरचना अवस्थित है के समक्ष आवेदन या शिकायत दर्ज करेगा। तो जिस भी लोकेलिटी में भूमि अवस्थित है वो जिन डीसीएलआर साहब के जुरिस्डिक्शन में पड़ता है उनके ही न्यायालय में वाद दाखिल होगा, पहला। दूसरा कहता है 13(2) आवेदन या शिकायत प्राप्त होने पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकार संबंधित पक्षकारों को नोटिस प्राप्ति की तिथि से उनका उत्तर या दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई हो दायर करने के लिए एक पक्ष का समय देते हुए नोटिस निर्गत करेगा। पहला नोटिस 15 दिन का निर्गत होगा और उसमें कोई अगर दस्तावेज है, रिस्पॉन्स है तो वो लेने के लिए 15 दिन का समय देना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। फिर उसमें 13(3) में कहता है प्रतिवादी द्वारा उत्तर दायर होने के बाद सक्षम प्राधिकार आवेदक या जो परिवादी था, शिकायत करता था, उसका प्रति उत्तर रिज्वाइंडर बोलते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई हो, साक्ष्यों यदि कोई हो जिनका वह परीक्षण करना चाहता हो की सूची दायर करने के लिए 1 सप्ताह का। पहली बार में 15 दिन का टाइम देना था, जिसके विरुद्ध वाद दाखिल किया गया था उसको रिस्पॉन्स उत्तर दाखिल करने के लिए। अगर उसने उत्तर 15 दिन में दाखिल कर दिया तो फिर जो वाद लाए हैं उनको उस पर अगर प्रति उत्तर कुछ देना है तो रिज्वाइंडर तो वो देंगे। 1 सप्ताह के अंदर कुछ साक्ष्यों को एविडेंस वगैरह कराना है, उसका परीक्षण कराना है तो उसकी सूची देंगे। 13(4) में कहता है अभिवचन की समाप्ति होने के उपरांत सक्षम प्राधिकार पक्षकारों को सुनवाई करेगा और यदि कोई अतिरिक्त साक्ष्य या स्थानीय जांच आवश्यक न हो तो पक्षकारों की अभिवचनों के आधार पर वाद का निष्पादन करेगा। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि हाँ सब कुछ पर्याप्त उनके पास एविडेंस है, पर्याप्त उनके पास निर्णय लेने के लिए एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उसको कुछ जरूरत नहीं है, कोई कमीशन वगैरह जांच वांच की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो केस को आदेशार्थ करके उसका निष्पादन कर देंगे, मतलब उसमें जजमेंट पारित कर देंगे। यदि स्थानीय जांच की आवश्यकता हो तो फिर वैसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार स्वयं वो चाहें तो स्वयं भी जांच कर सकते हैं या किसी अन्य सिविल सर्वेंट, लोक सेवक या अधिवक्ता को स्थानीय जांच संचालित करने और प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब या तो स्वयं चले जाएं या अपने मातहत को भेजें या फिर अधिवक्ता को स्थानीय जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकार स्थानीय जांच के लिए कमीशन भी निर्गत कर सकेगा। यदि सक्षम प्राधिकार साक्ष्यों के परीक्षण को आवश्यक समझता है तो वह विवाद के पक्षकारों को आवेदन या शिकायत के पक्ष में तथा उसके खंडन में साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। सक्षम प्राधिकार सुनिश्चित करेगा कि विवाद के पक्षकारों के द्वारा साक्षी बिना किसी अनुचित विलंब के प्रस्तुत किए जाएं तथा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्यों का परीक्षण दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाए। ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसका टाइम लिमिट है, 90 दिन में ही इसका निष्पादन किया जाना अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकार सुनवाई के समापन स्थानीय जांच
के अवलोकन तथा साक्ष्यों यदि कोई हो के परीक्षण के बाद अंतिम रूप से पक्षकारों को सुनेगा तथा विधि के अनुरूप उचित आदेश पारित करेगा। इसमें मतलब सारा प्रोसीजर बताया गया था, जिसको संक्षेप में हम एक बार फिर से बता दें कि आवेदन पहला जहां भूमि स्थित है वहां के DCLR के समक्ष आवेदन देगा परिवादी। उसके बाद नोटिस किया जाएगा 15 दिन का, उसमें उसको रिप्लाई और कोई डॉक्यूमेंट देना है तो वो देंगे, मतलब जिसके अगेंस्ट लाया गया। उसके बाद उसका अगर जवाब आ जाता है तो फिर 1 सप्ताह में एप्लीकेंट को रिजॉइंडर देना है। एविडेंस और विटनेस लिस्ट अगर किसी का परीक्षण कराना चाहते हैं तो वो, फिर प्लीडिंग कंप्लीट होने पर हियरिंग और एविडेंस लोकल इंक्वायरी न चाहिए तो प्लीडिंग पर ही डिस्पोजल हो जाएगा। लेकिन अगर जांच वाँच चाहिए तो फिर दिया गया था कि हाँ आप स्वयं कर लीजिए, CO या कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी या जिससे भी चाहें लोकल इंक्वायरी कमीशन बनाना है तो उससे करा लीजिए। उसके बाद फिर विटनेस का परीक्षण वगैरह होगा और फिर फाइनल हियरिंग और उसके बाद आदेश किया जा सकता है। मतलब ये प्रक्रिया निर्धारित करता है, इसलिए सेक्शन 13 बहुत ही अहम है। 4 के बाद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन BLDR का है सेक्शन 13। सक्षम प्राधिकार जहां वह वादों का संज्ञान किसी विहित प्राधिकार या प्राधिकारी द्वारा संदर्भित करने पर लेता है वहां भी उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। सक्षम प्राधिकार असंकित, अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली अथवा विवादी भूमि पर निर्मित संरचना के अनधिकृत तथा गैर कानूनी तोड़े जाने की स्थिति में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर सकेगा। सक्षम प्राधिकार तर्कपूर्ण आदेश पारित कर वादों का निष्पादन करेगा। विस्तृत विवाद निराकरण प्रक्रिया सरकार के द्वारा उपयुक्त नियम निर्मित करके विहित की जाएगी। मतलब इसमें ये 13 का 11 देता है कि सरकार इसके लिए विस्तृत नियमावली बनाएगी और इसी के तहत बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010 भी बनाया गया है। सेक्शन 14 अपील की बात करता है तो DCLR अनुसूची 2 में आप देखेंगे 2 ही कोर्ट का उसमें वर्णन किया गया है। एक ओरिजिनल कोर्ट DCLR का कोर्ट है और दूसरा अपीलेट कोर्ट है जो कमिश्नर सर का कोर्ट है। इसमें यह कहता है कोई आदेश से व्यथित व्यक्ति या पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि में आयुक्त जिसके क्षेत्राधिकार में आदेश पारित हुआ हो के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। परंतु आयुक्त यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा 30 दिनों के अंदर अपील दायर न कर पाने का समुचित आधार है तो 30 दिनों की अवधि से ऊपर पुनः 30 दिनों तक उसे विस्तारित करके अपील को प्राप्त तथा निष्पादित कर सकेगा। मतलब टोटल 60 दिन का दिया गया है कि 30 + 30। अपील प्राप्त होने पर आयुक्त विवादी पक्षों को उपस्थिति तथा अपील का उत्तर यदि कोई हो समर्पित करने के लिए 15 दिनों का समय देते हुए नोटिस निर्गत करेगा। तदुपरांत आयुक्त अपील सुनने की कार्रवाई करेगा तथा जैसा वह विधि के अनुरूप समझे सक्षम प्राधिकार के आदेश को स्वीकृत, संशोधित, अस्वीकृत या संपुष्ट करने का आदेश पारित करेगा। आयुक्त के द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष कोई और अपील या रिवीजन नहीं लाया जाएगा। मतलब ये फाइनल कोर्ट है इस मामले में। अब आइए सेक्शन 15 सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन। एक बार आदेश पारित हो गया तो उसको एग्जीक्यूट भी कराना होगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई अलॉटी के जमीन पे कोई अन्य व्यक्ति जो वैधानिक रूप से उसका स्वामी नहीं था और उसने घर बना लिया, तो फिर अगर आपने आदेश दिया है अलॉटी के फेवर में तो उसके घर को तोड़ना या उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। जो भी आपने आदेश दिया हो तो वो 15 में उसका वर्णन किया गया है। अपील सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन। अपील में पारित किसी आदेश यदि कोई हो के अध्ययन सक्षम प्राधिकार अपने द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन कराएगा। इसका क्या मतलब है कि जब आपने आदेश पारित किया तो पहले अपील तक मतलब 30 दिन तक आपको वेट करना होगा। इसलिए इसमें दिया ही है कि अपील में पारित किसी आदेश यदि कोई हो के अध्ययन, तो अपील का कितना दिन 30 दिन दिया गया था। 30 दिन तक आपको कम से कम वेट करना चाहिए, नहीं कि आपने आदेश पारित किया तुरंत एग्जीक्यूट करा। हो सकता है व्यथित पक्ष अपील में जाए, तो ये पहले पता करना है कि अपील में गया है कि नहीं गया है, और गया है तो उसका क्या आदेश है। उसके बाद आपको क्रियान्वयन कराना है। परंतु यदि विहित अवधि के अंतर्गत अपील दायर नहीं हुई हो तो वह कथित आदेश को या तो स्वयं क्रियान्वित करने की कार्रवाई करेगा या किसी अन्य पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को उसे क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। अपील में नहीं गया हो या गया हो वहां आपके आदेश को अपहेल्ड किया गया हो तो फिर आप उसको जो आपने आदेश पारित किया था उसको क्रियान्वित कराएंगे, या तो स्वयं कर सकते हैं या
सीईओ या कर्मचारी एज द केस में भी आप उसको अधिकृत कर सकते हैं। सेक्शन 16 में कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि अगर जिस जमीन पर आदेश पारित किया उस पर कुछ खड़ा फसल हो तो उसमें हम क्या करेंगे। तो सक्षम प्राधिकार यदि वो संतुष्ट हो कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को न्याय के हित में जब्त किया जाना आवश्यक है, समुचित आदेश पारित करेगा और विवादित भूमि पर खड़ी फसल को जब्त कर लेगा। ये बहुत बड़ा पावर दिया गया है। सक्षम प्राधिकार अपने समक्ष कार्रवाई की लंबित अवस्था में खड़ी फसल के विक्रय सक्षम प्राधिकार अपने समक्ष कार्रवाई की लंबित अवस्था में खड़ी फसल के विक्रय का आदेश दे सकेगा तथा विक्रय से प्राप्त राशि वाद निष्पादन पर्यंत सरकारी खाते में रखी जाएगी और वाद में अपील में पारित आदेश यदि कोई हो के अध्ययन उसके द्वारा पारित आदेश के अनुरूप पक्षकारों को विक्रय से प्राप्त राशि परिदत्त कर दी जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, जो फसल कुर्क जब्त किया गया उसके बिक्री से जो राशि प्राप्त होगा उस राशि को फसल विक्रय से प्राप्त राशि निष्पादन पर्यंत सरकारी खाते में रखी जाएगी। सबसे पहले तो मान लीजिए आपने फसल कुर्क कर लिया, उसको बेच दिया, तो वो राशि कहाँ रखा जाएगा, सरकारी खाते में रखी जाएगी। और बाद में अपील वगैरह में अगर अपील में कोई गया हो तो निष्पादन के बाद उसमें जो जजमेंट आया उसके अनुरूप पक्षकारों को विक्रय से प्राप्त राशि दे दी जाएगी। और लास्ट ये सभी एक्ट में आप देखेंगे अधिनियम में रहता है नियम बनाने की सरकार की शक्ति। तो सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ये अधिनियम है, अधिनियम में एक हम लोग स्केलेटन दे देते हैं। ये हमारा इंटेंशन, लेजिस्लेचर एक इंटेंशन अपना बताते हैं कि हाँ ये हमारा इंटेंशन है, इसको हम इस तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे रेगुलेट होगा, माइन्यूटली जो निर्धारित करता है वो रूल्स में आता है, रूल्स बनाए जाते हैं इसके आधार पे। वो एक एक चीज कि हाँ ये जब केस फाइल करेंगे इसके तहत तो क्या कोर्ट फी होगा, देना भी होगा कि नहीं देना होगा, कितने प्रति में वाद पत्र देना होगा, एक एक छोटा छोटा चीज वो आपको रूल्स में। तो ये 17 में दिया है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। फिर विशेष रूप से तथा पुरोगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी विषय के नियम का प्रावधान कर सकेगी। कार्रवाई के सरसरी निष्पादन की रीति, मतलब समरी प्रोसीडिंग का रीति क्या होगा, वो सब रूल्स में लिखे रहेंगे। सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदन तथा रिटर्न समर्पित किए जाने की रीति क्या होगी, ये सब कौन बताएगा, तो जो इससे संबंधित नियमावली बनाई जाएगी वो बताएगा। सक्षम प्राधिकार के द्वारा आवेदनों की सुनवाई करने की रीति, किसी धनराशि के सरकारी लेखा में जमा किए जाने की रीति, स्थानीय जांच के लिए नियुक्त कमीशन की शक्तियां, अभिलेख एवं पंजियों के संधारण एवं नोटिसों का प्रदर्शन, दायर आवेदन या शिकायत दर्ज करने की रीति, कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना आवश्यक हो या जिसे विहित किया जा सकता हो, इन सारी चीजों का उल्लेख इससे संबंधित जो नियमावली बनाई जाएगी उसमें रहेगा। लास्ट में इसमें अनुसूची 1 और 2 का जो चर्चा आया है, अनुसूची 1 में ये 6 जो एक्ट थे उसको मेंशन किया गया है, अनुसूची 2 में कोर्ट का ये दिया गया है कि कौन ओरिजिनल कोर्ट होगा और कौन अपीलीय कोर्ट होगा। ये था हमारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009। इस एपिसोड में हम लोग अपने आप को यहीं सीमित रखेंगे। इसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग इसके नियमावली पे चलेंगे और तीसरे एपिसोड में हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।